हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 24, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या इसके फीचर्स होंगे, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके पीवाईक्यूज है उनका भी डिस्कशन होगा, साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये हैं। पहला तो ये, अगर आपको ये वीडियोस फ्री में देखनी है तो उसके लिए आपको हमारा जो ये चैनल है दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि, इस पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री नोट्स, पीडीएफ, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, एंड साथ ही में बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये पूरा सेशन यहाँ पे रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में रहने वाला है। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रतहंता के रूप में ज्ञात है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड इज नोन एज व्रतहंता? तो ये कहे जाते हैं भगवान इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इन्हें व्रतहंता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वृहत नाम से एक राक्षस था जो कि अकाल और सूखे का प्रतीक था, और उसी का ही वध करने के लिए भगवान इंद्र को व्रतहंता के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, तो उसमें इंद्र और व्रत के बीच में इस युद्ध का बार बार वर्णन भी किया हुआ है, जो कि वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्रत हंता करके हम किसको जानते थे वैदिक टाइम पे, तो हम जानते थे भगवान इंद्र को। क्यों जानते थे? क्योंकि वृहत नाम के एक राक्षस की एक वध यहाँ पे किया था भगवान इंद्र ने, इसीलिए इनको नाम दिया गया है व्रत हंता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान में दो सभाएं कौन कौन सी थी? तो व्हाट वर द टू असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? तो इसमें आपको समिति और सभा, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। तो बात करें समिति की, तो समिति एक आम जनता की एक परिषद यहाँ पे हुआ करती थी। इसके अलावा सभा की बात करें तो जो भी वरिष्ठम, बुजुर्ग या फिर जो श्रेष्ठ मेंबर्स होते थे उनकी एक परिषद को यहाँ पे सभा कहते थे। तो इसलिए वैदिक पीरियड टाइम पे जो यहाँ पर दो सभा होती थी उसमें आपको समिति और सभा दोनों ही यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल के संग्रहकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वॉज द कलेक्टर ऑफ कस्टम एंड टोल्स नॉन इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? तो अगर हम बात करें मौर्यन साम्राज्य की, तो उसका जो पूरा यहाँ पे प्रशासन था उस समय पे, जो सीमा शुल्क और टोल के संग्रह करता थे, उनको यहाँ पे शुल्का अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। शुल्का अध्यक्ष जो कि यहाँ पे शुल्क को ग्रहण करते थे, शुल्क का यहाँ पे संग्रह करते थे। एंड ये जो टर्म है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, मौर्यन प्रशासन में काफी प्रचलित थी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना ये करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो धनानंद थे, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनकी डेथ के बाद में यहाँ पर मतलब उनकी हत्या करके यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे शुरुआत करी थी मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से जो मौर्य सम्राट थे उनका सही क्रम यहाँ पे कौन सा है? आपको क्रोनोलॉजिकल वे में इन सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे बिंदुसार, फिर आते हैं बृहद्रथ, फिर आते हैं संप्रति, एंड फिर आते हैं अशोक। तो इनका ऑर्डर आप लोगों से पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मौर्यन एम्पायर था उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से, जिनको हम कौटिल्य या फिर
विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। अब ये तो इसके पहले शासक थे। इनके बाद आते हैं बिंदुसार, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन आ गए? बिंदुसार आ गए। बिंदुसार के बाद आते हैं उनके बेटे, जिनका नाम था अशोक, द सम्राट अशोक, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है संप्रीति का, और सबसे लास्ट में जो मौर्यन साम्राज्य का सबसे लास्ट का शासक था, उनका नाम है बृहद्रथ। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मौर्यन साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर है बृहद्रथ, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो इसमें नाम आता है किसका? यहाँ पर आते हैं कुशांस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कुशांस की अगर हम बात करें तो ये बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। और विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कड़फिसस करके शासक था, तो उसके शासनकाल में काफी बड़ी मात्रा में जो गोल्ड कॉइन्स थे, जो स्वर्ण सिक्के थे, वो यहाँ पे जारी किए गए थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और हाँ, इसमें एक की फैक्ट यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़्यादा सिक्के जारी करने वालों का जो श्रेय जाता है वो जाता है कुषाण के पास में। लेकिन भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले पहले राजवंश जो थे वो आते हैं इंडो ग्रीक्स। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछे शुरुआत किसने करी थी तो आंसर होगा इंडो ग्रीक, लेकिन लार्ज पैमाने पर किसने किया था, सबसे बड़े पैमाने पर, तो ये किया था कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सतवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था? तो इसमें अगर हम बात करें कि जो शक राजा थे नहपान, उसको हराकर किसने शतवाहन जो डायनेस्टी थी उसको यहाँ पे पुनर्जीवित किया था? तो इसमें आंसर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें सतवाहन वंश के सबसे महान राजाओं में से एक नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। उन्होंने ही जो शक शासक थे नहपान, उनको हराया और अपने शाही प्रतीक चिन्ह के साथ में नहपान के सिक्के फिर से यहाँ पे जारी किए थे। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जो सतवाहन शक्ति थी उसका वापस से यहाँ पे पुनर्गठन हो गया था, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। और इस चीज का मेंशन आपको जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है उनकी माता जी का जो उल्लेख है नासिक शिलालेख, मतलब जो उनका शिलालेख है ना नासिक वाला, उसमें आपको इस विजय का उल्लेख यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों को शानदार शब्दों में किस शिलालेख में यहाँ पे मेंशन किया गया है? तो आंसर होगा अभी जस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज यहाँ पे नासिक शिलालेख, ठीक है। तो नासिक शिलालेख की अगर हम बात करते हैं कि जो ये सबसे यहाँ पे इनकी जो भी इन्होंने मतलब जैसे नहपान को हराया, वापस से जो ये पूरी शक्ति थी सतवाहन की उसको पुनर्जीवित किया, तो ये सबका जो श्रेय यहाँ पे जाता है वो जाता है किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। और इसी के बारे में जो उल्लेख है वो आता है नासिक शिलालेख में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये शिलालेख उनकी माँ जो थी गौतमी बालाश्री, उनके द्वारा जारी किया गया था। और इसमें उनके महान सैन्य विजय, साथ ही में जो शक शासक नहपान जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, उसकी जीत का उल्लेख इसमें दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दिखाई देता है? तो अगर आपने कभी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये मिलेगा एक तरीके से फॉर्मूला बार, फिर टाइटल बार, ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका क्विक एक टूल एक्सेस बार होता है, क्योंकि इंग्लिश में भी इनके नाम मतलब हिंदी में भी इनके नाम ना ऐसे ही लिखे होते हैं, ठीक है। ये आपके रोज, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, स्टेटस बार, पेज व्यू, जूम बार, स्क्रॉल बार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पर पूरे इस पूरे वर्कशीट के होते हैं। और ऑप्शन में दिया गया है कि स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, साथ ही में फॉर्मूला बार। तो इनमें से वो कौन सा है जो आपको शीर्ष पर दिखाई देगा? तो आंसर होगा फॉर्मूला बार। आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि स्टेटस बार आपको नीचे दिखेगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आपके कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, वो सब मेंशन होते हैं। वहीं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनकी बात करें तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो ये आपके नीचे और साइड में होता है, बट ऊपर की तरफ कौन सा होगा? ये होगा फॉर्मूला बार आउट ऑफ दीज ऑप्शन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर
डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो अगर हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये संबंध होता है किससे? ये होगा यहाँ पे क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे है? ये होगी क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक सजा विशेष रूप से मृत्युदंड की सजा को कम करके किसी अन्य कम गंभीर सजा में बदलने को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई भी आपको जैसे किसी भी नॉट आपको, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा यहाँ पर मिली होती है, तो उस सजा को कम करके किसी मतलब उसको कम करके गंभीर सजा में बदलने को कहा जाता है कम्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हम सभी जानते हैं कि बेसिकली ये 5 प्रकार के जो है समाधान शक्तियाँ होती है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति और साथ ही में गवर्नर्स, इन दोनों को प्राप्त होती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी शक्तियाँ होती है जो कि सिर्फ़ राष्ट्रपति के पास ही होती है। जैसे अगर हम बात करें समाधान की शक्ति, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 72 में देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या होता है कि अपराधी को सभी दंडों से मुक्त यहाँ पे कर दिया जाता है। फिर एक आती है यहाँ पे लघुकरण, जिसको हमने यहाँ पे समझा है कम्यूट के नाम से। तो इसमें क्या होता है कि सजा में परिवर्तन किए बिना एक प्रकार की सजा को दूसरे प्रकार की सजा में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें मृत्युदंड है, तो उसको यहाँ पे आजीवन आजीवन कारावास में बदल देंगे उस तरीके से, ठीक है? इसके अलावा छूट एक प्रकार से क्या होता है, जैसे कि किसी विशेष स्थिति में, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन हो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रूरी हो उस व्यक्ति को वहाँ पे माफ़ करना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सज़ा में कुछ छूट हो जाती है। फिर होता है कि दंड से मुक्ति, कि अस्थायी रूप से जो दंड है उसको स्थगित कर देते हैं। तो कुछ अलग-अलग प्रकार के यहाँ पे एक तरीके से पावर दी जाती है राष्ट्रपति को, साथ ही में गवर्नर्स को, जो कि यहाँ पे सज़ा को कम कर सकते हैं। और उसमें से अगर हम बात करें कि मृत्यु दंड की सज़ा को कम करके किसी अन्य कम गंभीर सज़ा में बदलने को क्या कहते हैं यहाँ पे? उसे कहते हैं कम्यूट, यानी कि लघुकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफियां भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है? तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कप और ट्रॉफीज इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन इन इंडिया, तो इसमें नाम आता है ड्यूरेंट कप का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरेंट कप भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ठीक है, अलग से अगर आपसे पूछें कि ड्यूरेंट कप का संबंध किससे होगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे फुटबॉल। ठीक है, और ये भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और लगभग लगभग ये 1888 के अराउंड से शुरू है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगेन ये भी ड्यूरेंट कप के बाद में ही शुरू हुई थी। काफ़ी पुरानी और काफ़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। फिर बात करें बीसी रॉय ट्रॉफी की, तो ये भी एक टूर्नामेंट ही होता है और इसकी स्थापना लगभग 1940 के दौरान में हुई थी। और फेडरेशन कप की बात करते हैं तो ये भी एक ड्यूरेंट कप के बाद में ही शुरू हुआ था। तो इसलिए सबसे पुराना जो यहाँ पे टूर्नामेंट है एक तरीके से, वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा ड्यूरेंट कप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा नहीं है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, तो इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, दैट इज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की यहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे उसका परिमाण होता है, ना कि दिशा होती है। और अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो परिमाण के साथ साथ यहाँ पे आपका जो एक दिशा है वो भी होती है। इनको वेक्टर को कहते हैं क्या? ये होती हैं सदिश राशियां, और ये होती हैं यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा आपको चेंज करना है, यहाँ पे ये सदिश नहीं अदिश आएगा, ठीक है? तो अदिश मात्रा नहीं है, हाँ, ठीक है, अदिश मात्रा नहीं है, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना उसको हिंदी में कहते हैं हम क्या? सदिश, और स्केलर को कहा जाता है यहाँ पे अदिश, राइट? और स्केलर या फिर अदिश क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे मान होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर में यहाँ पे मान भी होता है, साथ ही में उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए आपको दोनों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं टाइम की, मास की, डेंसिटी की, तो ये सभी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा,
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूएनएचसीआर का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये होगा जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में आपको ये पूरा मुख्यालय देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, और इसमें जो शरणार्थी है उसके उनके लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ पर? तो ये होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो उन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं फेमस शहनाई प्लेयर्स, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उनको शहनाई वादक के नाम से हम लोग जानते थे, और उन्हें किस वर्ष में जो भारत रत्न है वो दिया गया था? भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, और ये मिला था 2001 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डी आपको ध्यान रखना है 2001। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन्हें भारत रत्न ही मिला है, इनके साथ-साथ इनको यहाँ पे जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो सभी अवार्ड इनको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 शहनाई वादक आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन गरीबी निर्धारण को मापने में मदद करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेजर द पावर्टी डिटर्मिनेशन? तो इसमें यहाँ पर होगा पावर्टी गैप इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो और सेन इंडेक्स। तो ये तीनों ही यहाँ पे मददगार होते हैं पावर्टी को मापने के लिए, पावर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत में गरीबी अंतर सूचकांक को मापने के लिए कोई एक सूचकांक नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सूचकांक होते हैं, जिसमें हेड काउंट रेशियो, पावर्टी गैप इंडेक्स, सैन इंडेक्स, ये सभी आते हैं। और सैन इंडेक्स जो है ना, ये अमर्त्य सेन जो हमारे एक काफी फेमस अर्थशास्त्री है ना, उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है? तो ये तीनों ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यामोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में सीमा रेखा बनाता है? तो अगर हम बात करें विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, तो इसमें नाम होगा तस्मानिया की अंतरीप का यामोत्तर, यानी कि द मेरिडियन ऑफ द केप ऑफ तस्मानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। फिर है विश्व में सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप ये कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला जो महाद्वीप है यहाँ पे वो कौन सा होगा? तो ये यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम पॉपुलेशन वाला, लीस्ट पॉपुलेशन वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? एशिया है, और उसमें ही दो सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, नाम है इंडिया और साथ ही में चाइना। एंड सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें नाम आता है किसका? ये आता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, यानी कि विच कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? तो इसमें जो है यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा नंबर में जो है संख्या में देश है यहाँ पे, लगभग अगर हम बात करें जो अफ्रीका है वो 54 देशों को मान्यता देता है। तो 54 कंट्रीज आती है इन अफ्रीका, अराउंड 48 आती है एशिया में, यूरोप में लगभग लगभग 44 के अराउंड कंट्री आती है, बट अगर हम इन जनरल बात करें सबसे ज्यादा जो देश है वो आते हैं अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में एक ही अक्षांश में स्थित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशन आर लोकेटेड इन दी सेम लैटिट्यूड? तो ये यहाँ पर होगा, एक तो जो आपका मॉरिशस आइलैंड है, साथ ही में जो टोंगा आइलैंड है, ये दोनों ही सेम अक्षांश पे, सेम लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो टोंगा द्वीप ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में लगभग 20 अक्षांश पर है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि जो मॉरिशस है, तो वो भी यहाँ पे अराउंड आपका हिंद महासागर में लगभग 20 दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि दोनों यहाँ पे सेम लैटिट्यूड पे लाई करते हैं, बट हाँ महासागर अलग अलग है, एक लाई करता है हिंद में और एक लाई करता है प्रशांत में, लेकिन लैटिट्यूड्स यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्न में से किस महाद्वीप में कर्क रेखा और जो मकर रेखा है वो दोनों गुजरती है? तो अगर हम बात करें मकर रेखा की और कर्क रेखा की, तो ये दोनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दोनों ही गुजरती है, यानी कि अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यानी कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साथ ही में भूमध्य रेखा, ये तीनों ही यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर
जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देखोगे ये है हमारा इसका आंसर होगा अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका में आप देखोगे कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में यहाँ पर है ये इक्वेटर और नीचे यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तीनों ही जो लाइन्स है वो इसको क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या फिर दिए गए आदेश की समीक्षा यानी कि उसको रिव्यू करने की शक्ति होगी, इसकी चर्चा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, दिस इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 137 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। तो आर्टिकल 137 किस चीज़ की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय में या फिर जो भी उसने फैसला सुना दिया है उसके आदेश की समीक्षा करने की शक्ति ये प्रदान करता है, और ये शक्ति संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या उसके अनुच्छेद 145 के तहत में बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में उल्लेख किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो ये यहाँ पे बात करता है आर्टिकल नंबर 129। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 129 ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में उल्लेखित करता है, और इस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और जो यहाँ पे कार्यवाही है उनकी स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज की जाती है, और उनके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों को भी इसमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बल के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द फोर्सेस? तो इसमें होगा, किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर कार्य कर सकता है, किसी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदल सकता है, या फिर बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, फोर्स के पास में डायरेक्शन भी होती है और परिणाम भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्योंकि किफ कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। फिर बात करें कि किसी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदल सकता है, तो जाहिर सी बात है जैसे आपने कोई रबर बैंड यहाँ पे ली है, आपने रबर ली है, आपने इसको स्ट्रेच किया, जैसे आपने उसको स्ट्रेच किया तो आपने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, उसका जो शेप है ना उसमें यहाँ पे चेंजेस हुए, तो इसीलिए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज द चेंजेस इन इट्स शेप। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गई है। फिर बात करी कि फोर्स जो है कैन एक्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। तो हाँ, कई बार ऐसा फोर्स होता है ना, जैसे नॉन मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं जो बिना किसी के संपर्क में आए हुए यहाँ पर एक तरीके से काम करते हैं, किस चीज़ का, फोर्स का। तो इस पे ये स्टेटमेंट भी सही है। बट अगर हम बात करें कि किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाए, ऐसा नहीं, हाँ धक्का लगने से बल जरूर लग सकता है लेकिन केवल तभी लगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुश्ड इट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो एग्जाम्पल यहाँ पे वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा न्यूटन के गति का यहाँ पे कालीन को झाड़ना, ठीक है? तो डस्टिंग कारपेट अगर हम बात करें वो एग्जाम्पल है किसका? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। अब इसमें कैसे होगा तो हम समझते हैं। देखिए, जब आप किसी भी कालीन को, किसी भी कारपेट को डंडे से पीटते हो या फिर उसको ऐसे पटकते हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो कालीन पर धूल के कण जो हैं वो उसमें गति आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें जो धूल के कण हैं वो जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में ही बने रहते हैं, लेकिन कालीन गति में आता है। तो उसमें क्या होगा कि जो कण होंगे ना वो कालीन से नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए। और भारी डंडा जो है, भारी बल वो है डंडे की मार, ठीक है? और कारण है वस्तु जो धूल के कण है वो जब उस पे मारोगे ना आप, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास कोई कारपेट है, ठीक है? इस पे बहुत सारा धूल के कण आपके लगे हुए हैं। आप आए, आपने इस पे डंडा मारा या फिर आपने इसको पकड़ के ऐसे नीचे ज़मीन पर मारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये तो रहेंगे रेस्ट में,
लेकिन जो आपका कारपेट है वो मोशन में आएगा और जैसे ये मोशन में आएगा, ये रेस्ट पे रहेंगे, तो ये इससे झड़ के नीचे गिर जाएँगे और आपका जो मैट है वो साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये किसका एग्ज़ाम्पल है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण इनमें से कौन सा भौतिक गुण यहाँ पे संरक्षित रहेगा? तो विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व ड्यूरिंग ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो इसमें आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है जब आप न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। एंड न्यूटन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? यह है कि किसी भी एक्शन की रिएक्शन जरूर होगा, यानी कि किसी भी क्रिया का जो यहाँ पे कोई भी आप क्रिया करते हो ना, तो उसका समान और विपरीत यहाँ पे प्रतिक्रिया होती ही है, ठीक है? यही आपका न्यूटन का थर्ड नियम है और ये यहाँ पे सीधे तौर पर जो संवेग है उसके संरक्षण की बात करता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ ई बुक की वेबसाइट के लिए आप फॉलो कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। प्रिंटेड बुक की वेबसाइट के लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप से। साथ ही में इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। तो अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज एंड ऑल्सो द फर्स्ट विमेन इन इंडिया टू बिकम अ हाई कोर्ट जज? तो ये हो जाएगी कौन? ये हो जाएंगी जस्टिस अन्ना चांडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जस्टिस अन्ना चांडी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किसी भी मतलब कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की भी पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी के अलावा ये तो हाई कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन होंगी? तो वो थी यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश की। तो वो कौन थी? एस फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 1950 के दशक में ओडिशी नृत्य के पुनरुद्धार में उनकी भूमिका के लिए किसी ओडिशी नृत्य का जनक मानते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम था गुरु यहाँ पे मायाधर राउत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी। तो 1950 के दशक में काफी फेमस थे ये ओडिशी नृत्य के जनक के नाम से इनको जानते थे। नाम था गुरु मायाधर राउत और इनका हाल ही में निधन यहाँ पर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मेघालय मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? तो मेघालय ओरिजिनली पार्ट हुआ करता था असम का, असम राज्य का ही पार्ट होता था मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और 1970 में असम के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य के रूप में इसको बनाया गया और फिर 1972 को एक पूर्ण राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आ गया था। मतलब 1970 तक ये अगर हम बात करें असम के अंडर आता था मेघालय, लेकिन बाद में 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये कब पास हुआ था? तो ये यहाँ पे पास हुआ था कौन से साल में? साल 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो साल 2002 में जैव विविधता अधिनियम 2002 यहाँ पे पारित किया गया था और ये अधिनियम जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी कि जो सीबीडी उनके प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये यहाँ पर होता है किसमें? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। तो पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित होता है मेला गंगा सागर मेला। खास तौर पर अगर हम बात करें जो पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना है ना, वहां पर ये पूरा मेला आयोजित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेज के लिए क्रिकेट मैच किन देशों के बीच में खेला जाता है? तो एसेज के लिए अगर हम बात करें मैचेस किस किस कंट्री के बीच में प्ले होते हैं, तो ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एसेज जो क्रिकेट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के देशों के बीच में खेले जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कब कौन सी सिटी में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो पहला जो समिट था
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये होता है नई दिल्ली में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं आईएससी की, तो इसका हेडक्वार्टर ये आपको भारत में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें, रिसेंटली इसका यहाँ पे 8वां जो एक समिट था वो यहाँ पे किया गया आयोजित, ठीक है? तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड साथ ही में ये जो इसकी स्थापना होती है वो 2015 में होती है पेरिस में, और इसका पहला जो संस्करण है, जो सम्मेलन है, वो होता है 2018 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एम एस सुब्बलक्ष्मी, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करें ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एम एस सुब्बलक्ष्मी, तो इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे होंगे केशव देशु राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो केशव देशु राजू यहाँ पे राइटर हैं किस बुक के? ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ एम एस सुब्बलक्ष्मी के, ठीक है? और ये पुस्तक भारतीय संगीतकार जो एम एस सुब्बलक्ष्मी हैं उनके जीवन और उनके कला पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले भारत का पहला कांच का समुद्री पुल का अनावरण किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। हाल ही में अभी 2024 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। और ये जो पूरा यहाँ पे ये जो पुल है, ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को आपस में जोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, गौतम बुद्ध की माता जिनका नाम है महामाया, वो किस जनजाति से संबंधित थी? तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की जो माता जी थी महामाया, उनका संबंध आता है कोलिय जनजाति से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और उनका विवाह शाक्य वंश के जो राजा थे शुद्धोधन, उनके साथ में हुआ था, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि माता जो थी वो कोली जनजाति से थी और जो पिता थे वो सांक्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि प्राचीन भारत की निम्न पुस्तकों में से किस एक में सुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी यहाँ पे मेंशन की गई है? तो ये आती है मालविका अग्निमित्रम, जो ये पूरी पुस्तक है इसी में ही शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र और उनकी प्रेम कहानी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सुंग राजवंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र सुंग, उनके पुत्र हैं अग्निमित्र और एक नौकरानी मालविका, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर होगा, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित यहाँ पे किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 की, तो ये भारत पाक समझौता 1958 इसको यहाँ पे अधिकृत करता है, अधिनियमित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है, भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव जो मित्र है नारायण और सुमर्शन किस वंश के राजा थे? तो विद रेफरेंस टू द एंशियंट डायनेस्टी ऑफ इंडिया, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायणा एंड जो ये यहाँ पे सुशर्मन है वो किस डायनेस्टी के राजा थे? तो ये सभी यहाँ पे राजा थे कण्व राजवंश के, यानी कि जो कण्वा डायनेस्टी थी उसके ये राजा हुआ करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस राजवंश की स्थापना करी थी वासुदेव कण्व ने, और इसके अंतिम राजा थे देवभूति। सॉरी, जिन्होंने यहाँ पे अंतिम जो सुंग राजा थे ना देवभूति, उनकी हत्या करके कण्व डायनेस्टी की स्थापना यहाँ पे करी थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशांततीय भूप्रपट्टी को मेंटल से यहाँ पे अलग करता है, यानी कि विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम दी मेंटल? तो ये यहाँ पे कौन सा अलग करता है? तो इसमें नाम होगा मोहरविक का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटीज हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है? पूरे अर्थ के मतलब लेयर्स में आपको मिल जाएंगी। जैसे बात करें अगर हम, आपको ये गुटनबर्ग मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉनरेड रैपेटी, तो ये सब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो मिलेंगी। एंड हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो यहाँ पे कौन सी आएगी? मोहरविक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज नॉन एज, तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी पृथ्वी की जो कि यहाँ पे मतलब पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है उसको क्रोड से अलग करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि कौन सी ऐसी यहाँ पे लेयर होगी जो कि अर्थ के क्रस्ट को उसके कोर से यहाँ पे सेपरेट करेगी? तो इसमें यहाँ पे नाम आता है किस चीज़ का? दैट इज मेंटल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मेंटल यहाँ पे अर्थ क्रस्ट को और कोर को आपस में क्या करती है? अलग करती है, ठीक है?
फिर है निम्न में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डज नॉट इफेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट? तो इसमें नाम होता है किसका? बॉर्डर, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। तो जैसे आपने ये देखा होगा, ऐसे कुछ मेंशन होता है जिसमें अगर आप देखोगे कि इससे आप बोल्ड कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को, इससे आप इटैलिक फॉर्मेट में लिख सकते हो, साथ ही में इससे अंडरलाइन होता है, लेकिन बॉर्डर तो पूरे पेज पे लगता है, तो इससे आपका टेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको जो ऑस्ट्रेलिया है उसके तट पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रभाल भित्ति यहाँ पे कही जाती है, ठीक है। फिर है सोनापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोनापानी ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो यहाँ पे फोक डांस है तो उसमें आपको लेजिम का नाम ध्यान रखना है। तो लेजिम, इसके अलावा लावनी, तो ये सब आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लेजिम जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे कि सॉस, सलाद ड्रेसिंग, पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो विच सोडियम कंपाउंड इज द मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू दी वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेज, सैलेड, बेवरेजेस? तो इनके प्रिजर्वेटिव के लिए तो ये यहाँ पर होगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल ये मनता है 17 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज करी थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें प्रोटॉन की बात करें तो गोल्डस्टीन का नाम, रदरफोर्ड का नाम यहाँ पर आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आता है जे थॉमसन का नाम, एंड वही बात करें न्यूट्रॉन के लिए तो आता है चैडविक का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा अंतर्देशीय और संरक्षित बंदरगाह है? तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा विशाखापट्टनम। हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी तट की, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, जो कि सबसे डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी 2.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपस में जोड़ती है? तो ये जो जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको आपस में जोड़ती है यहाँ पर कौन? हुसैन सागर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका पूरा कंटेंट था 50 क्वेश्चंस का जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चन इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष में भारत रत्न यहाँ पे दिया गया था? सेकेंड वन इज कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे आपको इसको करेक्ट करना है? अदिश मात्रा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में आप रवि अदिति क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में जो है चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। साथ ही में बुक्स की वेबसाइट के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति publication.com पर। यहाँ पे आपको घर बैठे सभी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पीडीएफ के लिए आप फॉलो कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com को। एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप, जहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। जीके जीएस के टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स, ई बुक्स, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोज, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इसके अलावा करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।